Hello everyone. Welcome back, and this is part 2 from chapter 2, Growth of Indian Nationalism. This is class 9 Seba History textbook. So today we will be learning about influence of western education in the growth of Indian nationalism. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. The influence of western education was a potent factor for the birth of Indian nationalism. तो वेस्टर्न एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर था जिसने कि इंडियन नेशनलिज्म को जन्म दिया. और बाय दिस टाइम एजुकेशन इन इंडिया हैड स्टैग्नेटेड. तो जब तक ब्रिटिश रूल आया तब तक हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो एक स्टैग्नेट पोजीशन पे था. ओके, वो एक रुका हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मॉडर्नाइज नहीं था. During the early part of the 19th century, the Christian missionaries, along with some progressive Indians, initiated some measures to revive the system of education in India. तो अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज, ओके, मिशनरीज आर उनका काम होता है कि वो लोग क्रिश्चियन फेथ को पॉपुलराइज करें. ओके, उनको सेंड इसीलिए इसी मकसद से किया जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट इंडिया में हम लोग जो मॉडर्न एजुकेशन का स्कूल्स देखते हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा ही बनवाया गया था. ओके, तो उन क्रिश्चियन मिशनरीज और कुछ प्रोग्रेसिव इंडियंस जो थे, जो बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग करते थे, उन्होंने साथ मिलकर कुछ कुछ मेजर्स तय किया जिससे कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फिर से जाग सके. Schools and colleges were opened in many places in Bengal as well as rest of India. तो very easy to understand, बंगाल में कई जगहों पे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए. ओके, कोई कोई स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो अब तक भी हैं बंगाल में. ठीक है, तब के टाइम के एज वेल एज रेस्ट ऑफ इंडिया में भी कोई कई जगह पर खोले गए थे. बाय द चार्टर एक्ट, ओके, दीज आर इम्पॉर्टेंट. ओके, चार्टर एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चार्टर एक्ट 1833 का, माइंड यू द ईयर, तो इस टाइम पे किसका रूल था? कंपनी का. ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया में. द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर एन एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1 लाख टू बी स्पेंड ऑन एजुकेटिंग द इंडियंस. तो पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ. जैसे कि जो ब्रिटेन था उसमें किंग या फिर क्वीन का जो रूल था, मतलब मोनार्किकल रूल था, लेकिन ब्रिटेन में एक और चीज़ आ चुकी थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, तो उसमें क्या था, कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, वो लोग पार्लियामेंट में बैठते थे और लॉज के ऊपर डिस्कशन करते थे. लेकिन जो फाइनल जो स्टैम्प है, जो अप्रूवल लगता था, वो किंग या क्वीन के पास ही होता था. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी डिसीजन लिया जाता था बाय किंग और क्वीन. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती थी लॉज को. ठीक है, तो इंडिया में तो बहुत बाद में आया ये सिस्टम, इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग को देखने को मिलता है अच्छे से पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन ब्रिटेन में पहले से ही था. तो इसलिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने कंपनी को एनुअल एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ सम दिया ₹1 लाख का, तो स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए इंडिया में. ठीक है. इन 1835 लॉर्ड मकाउली, इनका नाम याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड लॉ मेंबर. पब्लिक इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट एजुकेशन. ओके. Governor General's Council advocated for the introduction of Western education with English as the medium of instruction in India. तो जो मकाउली थे उन्होंने क्या किया कि ही सेड कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन हम लोग को फैलाना चाहिए. ओके, एंड स्कूल्स का मीडियम क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, मतलब टेक्स्ट बुक या फिर टीचर्स लोग किस में वो लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे, किस में बोलेंगी, वो है इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा. ठीक है. इन 1854 सर चार्ल्स वुड, ओके, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट 1813 का देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट आता है 1835 का क्रूशियल ईयर. नेक्स्ट क्रूशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ इंडियन एजुकेशन इज़ 1854, जिसमें सर चार्ल्स वुड, नाम याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, presented the first comprehensive plan for the spread of modern system of education in India. ठीक है, तो क्या प्लान था? इस चीज़ को वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं. ठीक है, ये जो कम्प्रीहेंसिव प्लान है उसको द वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं.
presented a systematic educational hierarchy from primary through the high school and college to university. तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम, तुम लोग सोचते हो कि स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि 10th तक पढ़ना पड़ता है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद फिर 10th तक पढ़ना पड़ता है, देन यू हैव टू सिट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, देन यू हैव टू डू योर +2 मतलब 11 एंड 12, उसके बाद तुम लोग कॉलेज में जाओगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में। ओके, ये जो सिस्टम था, लेकिन पहले इंडिया में वैसा सिस्टम नहीं था, मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड क्लास या टेस्ट या एग्जामिनेशन डिग्री ऐसा कुछ नहीं था। ये मतलब गुरुकुल सिस्टम टाइप का था, ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसमें टीचर्स लोग खुद ही उनको जो सिलेबस था वो लोग खुद ही सोचते थे, गुरुज जो थे उनको सिखाते थे। ओके, एंड जब उनको लगता था कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सीख गए हैं, देन उनको बोल देते थे कि यू हैव अटेन्ड द विद्या। बट इसमें जो कम्प्रिहेंसिव प्लान इंडिया में फर्स्ट टाइम लाया गया कि प्राइमरी होगा, उसके बाद हाई स्कूल का डिग्री होगा, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ऐसे फेजेस। ही इनकरेज द वर्नैकुलर एट द स्कूल लेवल एंड इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज जैसे कि सपोज एसमिस मीडियम, बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, तो स्कूल लेवल में उन्होंने इनकरेज किया कि वर्नैकुलर मीडियम चलेगा इंग्लिश मीडियम की जगह, लेकिन अब यूनिवर्सिटी लेवल में इंग्लिश ही चलेगा। तो अब भी इंडिया में देखें तो कुछ मतलब मोस्टली यही है, ऑल्दो लॉ ला दिया गया है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल में वर्नैकुलर मीडियम भी होना चाहिए, बट स्टिल अभी तुम लोग देखोगे कि जब तुम लोग कॉलेज जाओगे, मे बी तुम लोग के टाइम तक हट जाएगा, तो इंग्लिश में ही होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अगर स्कूल तक देखें तो तुम लोग देखते होगे कि एसमिस मीडियम भी है स्कूल्स, हिंदी मीडियम भी है एंड इंग्लिश मीडियम भी है। पढ़ाई सबकी सेम ही है क्लास 11 12 तक। ओके, बट मीडियम अलग होता है। एनीवेज, सो स्कॉलरशिप्स वेर टू बी प्रेजेंटेड टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बाय द गवर्नमेंट। तो अभी भी चलता है, स्कॉलरशिप्स दिया जाता है जो स्टूडेंट्स डिज़र्विंग हैं, जो स्टूडेंट्स थोड़े से जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है पर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, तो तब भी स्कॉलरशिप्स दिया गया था। A system of grant in aid was laid down to encourage the growth in number of educational institution। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब नंबर ऑफ़ एजुकेशनल सिस्टम ज़्यादा होए, तो उसके लिए ग्रांट इन एड मतलब एजुकेशनल सिस्टम, जो स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, उनको ग्रांट्स मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। इट्स नॉट दैट कि स्टूडेंट्स की फ़ीस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे वो चलने के लिए, गवर्नमेंट भी उनका हेल्प करेगी चलाने के लिए। ओके, would also recommended the establishment of education department in all the provinces। तो उन्होंने एक और रेकमेंड किया कि हर प्रोविंसेस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो ओवरसी करेगा इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस की फंक्शनिंग को। The British administrators had conceived this new system of education to create a permanent class of humble subservient Indians, always ready to serve the interest of the British administration। तो ब्रिटिश लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन जो लाया इंडिया में, उनका एक मोटिव था। ओके, लाइक एवरीथिंग ब्रिटिश ऑलवेज हैड अ मोटिव उनके फ़ायदे के लिए। तो क्या मोटिव था कि उनको एक परमानेंट क्लास ऑफ हम्बल सबसर्विएंट इंडियंस को पैदा करना था। ओके, ताकि वो लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो निचले क्लरिकल वर्क्स है उसमें वो लोग काम कर सके, क्योंकि इंग्लिश सारा काम तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का इंग्लिश में होता था। इंग्लिश नाउ वाज द प्राइमरी लैंग्वेज, और उनको नीचे का जो रोल फिलअप करने के लिए, इम्पॉर्टेंट रोल्स फिलअप करने के लिए इंडियंस की दरकार थी। ओके, तो इसलिए इन्होंने ये किया। एंड ऑल्सो दे थॉट दैट कि वेस्टर्न एजुकेशन, या फिर मतलब बच्चों का माइंड क्या होता है, इम्प्रेशनेबल होता है, उनको जो सिखाया जाता है छोटे से वो लोग वही सीख जाते हैं। तो अगर उनको स्कूल एजुकेशन में यही सिखाया जाए कि ब्रिटेन इज़ डूइंग गुड, ब्रिटेन इज़ अ ग्रेट कंट्री, जो सिखाया भी जाता था वहाँ पे, तो वो लोग हमेशा क्या रहेंगे, ब्रिटिश के टूवर्ड्स ग्रेटफुल रहेंगे, एंड दे विल ऑल्सो बी हम्बल एंड दे विल ऑल्सो वर्क विदाउट थिंकिंग। ठीक है, बट लेकिन क्या होता है, इन्होंने जो सोचा था वो नहीं होता है, बल्कि उल्टा हो जाता है। कैसे?
However, Western education opened to the newly educated Indians the floodgates of new ideas. तो एक बार जब एजुकेशन मिल गया इंडियन लोगों को, इंग्लिश में भी मिल गया और उनको बाहर की चीज़ें पता चलने लगे और वो लोग वेरियस राइटर्स के बुक्स पढ़ते थे, उनके आइडियाज़ पढ़ते थे और वर्ल्ड में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा था. एंड व्हेन यू स्टार्ट reading about things which are happening, new ideas, new thoughts, beliefs that change the world, then you don't settle for ordinary. मतलब तुम लोग को जज करने की क्षमता आ जाती है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. ओके, एजुकेशन का यही सिस्टम होता है एक्चुअली में. हम लोग सोचते हैं कि हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ के क्या ही मिलेगा, लेकिन बट इट इंक्रीजेज द आवर कैपेसिटी टू थिंक. ओके, तो वैसा ही हुआ. दे मतलब द स्टूडेंट्स, Indian students, they came in contact with the liberal and radical thoughts of great political thinkers like Rousseau, Voltaire, Burke, Macaulay, Spencer, Locke, Bentham, Mill, etc. तो ये सब उस टाइम के बहुत ही फेमस राइटर उभरे थे जिन्होंने बहुत ही मतलब रेडिकल थिंकिंग, दुनिया का सोचने का तरीका ही बदल दिया था विद देयर वर्क्स. ओके, दिस पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी. ओके, तो ये सब आइडियाज़ इंडियंस को भी इंस्पायर करने लगे कि वी आर ऑल्सो इक्वल, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी ऑल्सो नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली, फेयरली. ठीक है. दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, विच प्रोफाउंडली अफेक्टेड देयर थिंकिंग. तो ये सब जो राइटर्स हैं ना, इनका बहुत बड़ा हाथ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस के ऊपर. ओके, तो उन्होंने यूरोप की जो डेस्टिनी है, अमेरिका की जो डेस्टिनी इन राइटर्स ने चेंज कर दी थी. ओके, पहले किंग एंड क्वीन का बहुत ही आर्बिट्रेरी रूल होता था, जो रिच लोग थे वो लोग डोमिनेट करते थे. ओके, जिनके पास लैंड था. तो ये सब सिस्टम अगर तुम लोग पढ़ोगे यूरोपियन हिस्ट्री, तो ये सब सिस्टम बहुत था, क्रुएलिटी ज़्यादा था. तो लेकिन इन सब थिंकर्स ने, पीपल लोगों ने, आइडियाज़ ने इन सब चीज़ों को चेंज कर दिया टूवर्ड्स बेटर फ्यूचर. ओके, तो इन सब आइडियाज़ से वो लोग बहुत इंस्पायर हुए इंडियन लोग. ओके, उनका थिंकिंग चेंज हो गया. दे वर नाउ नो लॉन्गर कि हम्बल रहेंगे, नौकरों की तरह काम करेंगे, ऐसा नहीं. दे ऑल्सो स्टार्टेड टू फील दैट इंडियंस टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी. देयर मोरल वॉज बूस्टेड बाय द हीरोइक स्टोरीज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ते थे, तो इसलिए उनको इंस्पिरेशन मिला. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो ये सब कुछ कुछ हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स है. ओके, अगर कभी तुम लोग को टाइम मिले तो प्लीज़ ये सब देखना. ओके, एक्चुअली जो NCERT का बुक है, CBSE का बुक है, उसमें क्लास 9 में ये दिस हैज़ बिन डिस्कस्ड. ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ओके, उनके चैप्टर ही है. ओके, इफ़ यू कैन गेट, इफ़ यू वांट, यू कैन रीड दैट. चैप्टर 1 में ही है, यू कैन रीड दैट. ओके, यू शुड नो about these things because your counterparts, same students who are in class 9 are knowing about these things. Okay, तो तुम लोग को इंडिया के बारे में पता है, तो तुम लोग अगर ये पढ़ोगे तुम लोग को और भी थोड़ा जानकारी हो जाएगा, वाइडन होगा तुम लोग का जो आइडियाज़ है. ओके, इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ मजीनी, गरिबाल्दी एंड केवॉर. ये सब के नाम अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा. मैंने जो बुक रिकमेंड किया है NCERT क्लास 9 का, ओके, हिस्ट्री. ठीक है, तो तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट अभी. द एजुकेटेड इंडियंस बिकेम रेडी टू वर्क फॉर नेशनल यूनिटी एंड लिबरेशन ऑफ द कंट्री. तो कहने का मतलब यही है कि जब उन्होंने इन इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा, इन लोगों के बारे में पढ़ा, तो जो इंडियंस हैं उनके मन में भी इच्छा जागी टू वर्क फॉर नेशनल यूनिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया एंड कंट्री का लिबरेशन, फ्रीडम के बारे में. दे बिगेन टू कन्वे देयर आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू द मासेस थ्रू देयर राइटिंग्स. तो वो लोग, इंडियंस लोग, कैसे जो आइडियाज़ उनके मन में आया इंडिया के फ्रीडम का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, वो लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे? थ्रू देयर राइटिंग्स. द पेट्रियोटिक पोएम्स ऑफ ईश्वर चंद्र गुप्ता, द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम इन बंकिम चंद्रस आनंद मठ. ओके, ये एक नोवेल है. और फिर ईश्वर चंद्र गुप्ता ने पेट्रियोटिक पोएम्स लिखी. ओके,
एंड देन इकबाल सारी जहाँ से अच्छा अराउजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग्स द पीपल। तो इन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे राइटिंग्स ने इंस्पायर किया, किन लोगों ने पोएम्स लिखे, किन लोगों ने नोवेल लिखे। ओके, और उन्होंने भी ये पोएम लिखा इकबाल ने, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। सो यू कैन रीड द पोएम, इट्स गिवन इन द बुक। ओके, वेयर इकबाल डिस्कसेस दैट इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसमें वो लोग प्राउड फील करवाते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे ट्राई टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ एंड to arouse the sense of nationalism, patriotism in the minds of common people of India.